नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है कि हाल फिलहाल में चल रही ऐसी घटनाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के संदर्भ में अनुशंसा हेतु किस समिति का गठन किया गया है। तो आप जान रहे होंगे कि कुछ महीने पहले ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है ना, जिसमें ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया था 27% और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इस पे बाद में क्या किया, स्टे लगा दिया था। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना, ये जो आरक्षण उनको अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाने की बात है, उस पर बात करने के लिए या बोले कि उस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम क्या है, पटेल समिति। इस समिति के अध्यक्ष हैं श्री छविलाल पटेल जी। ये छविलाल पटेल जी जो हैं वो जिला एवं सेशन न्यायालय है ना बिलासपुर के, वहां के सेवानिवृत्त जज हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि छविलाल पटेल जी जो हैं वो जिला एवं सेशन कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं। ठीक, और ये जो कमिटी है वो क्या करेगी, ओबीसी और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं इनका मात्रात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर ये जो आरक्षण है इसके ऊपर पुनर्विचार करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के युवा किसान श्री सौरभ जंघेल को आयस्टर मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। श्री जंघेल को यह राष्ट्रीय सम्मान किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय सम्मान है ना, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सौरभ जंघेल जी को एक राष्ट्रीय सम्मान मिला है, किसके लिए, मशरूम उत्पादन के लिए, है ना। ठीक, तो ये जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक, ये है कहाँ, पूसा बिहार में। ये याद रखेंगे, कई बार इसका मुख्यालय पूछ देते हैं ना। ठीक, तो पूसा बिहार में इसका मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, देवगुड़ी क्या है। देखिए, ये जो शब्द है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी अभी, है ना। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ऑप्शन है, मृतकों को दफनाने की जगह, घर में देवी देवता वाला कमरा, ग्राम देवी स्थल या कृषि उपकरण। ठीक है, तो देवगुड़ी क्या होता है, देवगुड़ी ग्राम के बीच में स्थित है ना, लगभग बीच में स्थित वह स्थल होता है जहां पर ग्राम देवता का मंदिर होता है या ग्राम देवता का चबूतरा बना होता है। ठीक है, तो हाल ही में जो राज्य सरकार है उसने इस ग्राम देवता के जो चबूतरे को, है ना, ये क्या है, एक छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, एक ग्रामीण संस्कृति का द्योतक है ये देवगुड़ी। ठीक है, जहां पर ग्राम देवता की स्थापना की जाती है। तो इसको बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, एक अभियान चलाया है। ठीक है, तो देवगुड़ी क्या है, ग्राम देवी स्थल। इसकी शुरुआत की गई है और बस्तर जिले से, ये भी याद रखिएगा। देवगुड़ी जो निर्माण का कार्य है ना, हर गांव में देवगुड़ी का निर्माण किया जाएगा, वो ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है बस्तर जिले से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जगदलपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ की गई है। यह उड़ान सेवा किन शहरों के लिए उपलब्ध होंगी। तो आपको बता दें कि 21 सितंबर 2020 को ये हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी और ये जो सेवा है वो जगदलपुर से किसको किसको जोड़ेगी, रायपुर और हैदराबाद को। मतलब कि आपको अब जगदलपुर से डायरेक्ट रायपुर के लिए और हैदराबाद के लिए प्लेन की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना कब हुई। ठीक, ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है ना, इंडियन मेडिकल काउंसिल, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। देखिए, इसके संबंध में 1933 में एक एक्ट आया था जिसको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट कहा जाता है और उसी के आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, और आयुर्विज्ञान परिषद क्या करता है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, उनको प्रामाणिकता प्रदान करने का, उनको मानकता प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही के राज्य कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण हेतु किस दस्तावेज को आधार बनाए जाने का फैसला लिया है। ठीक है, हाल ही में देखिए बता रहा हूं कि ये जो राज्य कैबिनेट मीटिंग है ना, इसमें यह फैसला लिया गया है कि भाई हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई ओबीसी कितने हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की संख्या कितनी है जिनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उनको माध्यम मिला है राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड के माध्यम से उनको पता चल सकता है कि भाई ये लोग किस वर्ग के आते हैं, अर्थात किस जाति वर्ग से आते हैं या किस आय वर्ग से आते हैं। ये दोनों ही चीजें आरक्षण के लिए हमको चाहिए अभी। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के लिए जाति चाहिए और कमजोर वर्ग से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए हमको क्या चाहिए, आय का प्रमाण चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम बताया गया किसको, राशन कार्ड को। ठीक है, और इसी को आधार बनाया गया किसका, आगे जो आरक्षण के लिए जो फैसला लिया जाएगा उसके लिए। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में प्रचलित कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है। देखिए ये है एक एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे 66,73,000 लगभग, है ना, इतने राशन कार्ड जो हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। ठीक, और इसको मैं महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि राशन कार्ड को आधार बनाया जाएगा बाद में ओबीसी और जो कमजोर वर्ग हैं उनके आरक्षण के लिए। तो यहां से ये मोटा मोटा आंकड़ा प्रदान करता है, अनुमान प्रदान करता है कि भाई इतने लोगों को आरक्षण बाद में संभावित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। देखिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, इसका संचालन कौन कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि एक ही राशन कार्ड बनेगा, पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा। ठीक है, मतलब कि एक राशन कार्ड जो बनेगा वो पूरे देश में क्या होगा, मान्य होगा। ठीक, चाहे आप छत्तीसगढ़ में रहें तो भी आपको यहां उसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां भी उसका लाभ मिलेगा, आप केरल चले जाएं वहां भी उसका लाभ मिलेगा। और मजे की बात यह है कि सभी प्रकार के राशन कार्डों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब प्राथमिकता भी है, अंत्योदय भी है, सामान्य राशन कार्ड है, एपीएल जिसको बोलते हैं हम, है ना। ठीक है, आपका अंत्योदय कार्ड भी है, साथ ही वो जो एकल निराश्रित वाला कार्ड है वो भी मिलेगा, विकलांग वाला, सब सारे जितने भी कार्ड हैं सबको जोड़ दिया गया है किसके अंतर्गत, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। क्लियर, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू की जाएगी। देखिए इसके बारे में कल ही जो मंत्रिमंडल है, राज्य मंत्रिमंडल, उसमें विचार विमर्श हुआ है और ये बोला गया है कि भाई 1 जनवरी 2021 से इसको शामिल या इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि फलाना योजना या फलाना अभियान कब से चालू हुआ। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने चकरभाठा हवाई अड्डे के नाम किसके नाम पर करने की मांग की है। देखिए 20 सितंबर को सर्व आदिवासी समाज की एक बैठक होती है, कहाँ, बिलासपुर में, और वहां पर यह मांग की जाती है कि जो चकरभाठा हवाई अड्डा है इसका नाम किया जाए किसके नाम पर, गुंडाधुर के नाम पर। गुंडाधुर जो है वो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत हैं, है ना। 1910 का भूमकाल विद्रोह आपको याद होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है इनको, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, गुंडाधुर। ठीक, तो किसके नाम पर किया जाएगा, चकरभाठा हवाई अड्डे का नाम, ऐसी मांग की है, अभी किया नहीं है, मांग की है ऐसा। ठीक है, गुंडाधुर के नाम पर। तो ये थे आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।